कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, मतलब ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये स्क्रीन जिसे हम देख रहे हैं, ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे और पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कणों से लेकर उन रूपों तक का सफर करेंगे जिन्हें हम हर दिन देखते हैं और महसूस करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ किस चीज से बना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से न जाने कितने ही दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे जिज्ञासु लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। और आज हम केमिस्ट्री की मदद से इसका जवाब खोजने वाले हैं। अपनी इस खोज को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे पदार्थ के सबसे छोटे और बुनियादी कणों से, यानी परमाणु और अणु। फिर हम अणुओं की दुनिया की सैर करेंगे और देखेंगे कि वे कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये नन्हे नन्हे कण मिलकर पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं पदार्थ की कहानी के 2 मुख्य किरदारों से, परमाणु और अणु। ये हमारे ब्रह्मांड के वो अदृश्य हीरो हैं जो हर चीज को उसका रूप और उसकी खासियत देते हैं। तो सबसे पहले मैदान में है परमाणु। ये किसी भी चीज का, मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा है। इसे एक ऐसे छोटे शरारती बच्चे की तरह समझिए जो कभी अकेला रह ही नहीं सकता और हमेशा किसी ना किसी के साथ मिलकर कुछ नया बनाने के लिए तैयार रहता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, सबसे पहले हिस्सा यही लेता है। और जब ये शरारती बच्चे यानी हमारे परमाणु एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, मतलब केमिकली जुड़ जाते हैं, तो वे बनाते हैं एक अणु। अणु एक शांत, स्टेबल ग्रुप की तरह है जो अब अकेला रह सकता है और उस पदार्थ की पूरी पहचान, उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है, जैसे पानी का एक अणु। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य अंतर यही है, जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है। परमाणु अकेले नहीं रह सकते, वो हमेशा रिएक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर अणु स्वतंत्र और स्थिर होते हैं और यही हमें पानी या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ देते हैं, जिनका अपना एक वजूद होता है। अब जब हम अपने मेन कैरेक्टर से मिल चुके हैं, तो चलिए अणुओं की इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पता है, सारे अणु एक जैसे नहीं होते और उन्हें क्लासिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये गिन लो कि उनमें कितने परमाणु हैं। ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। हम सिर्फ परमाणुओं की संख्या गिनकर अणुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, O2, जिसे हम सांस में लेते हैं, वो डाइएटॉमिक या द्विपरमाणुइक है, क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जबकि हमारा जीवनदायी पानी H2O, वो ट्राइएटॉमिक या त्रिपरमाणुइक है, क्योंकि उसमें 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सिंपल। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ग्लूकोज यानी चीनी का एक अणु, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसके एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं? अगर आपका जवाब 24 है तो आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, हमने बस उन्हें जोड़ दिया। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, कुल मिलाकर 24। ये ग्लूकोज को एक पॉलीएटॉमिक या बहुपरमाणुइक अणु का एक बेहतरीन उदाहरण बनाता है। अब जब हम इन छोटे छोटे कणों को समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। अब हम ये पता लगाएंगे कि इन अरबों खरबों कणों का सामूहिक व्यवहार कैसे हमारे आसपास की दुनिया, मतलब ठोस, द्रव और गैस जैसी जानी पहचानी अवस्थाओं को जन्म देता है। इसे समझने के लिए यहाँ एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी गई है। सोचिए, एक मंदिर में बहुत भीड़ है। जितने ज्यादा लोग होंगे, उनका हिलना डुलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? पदार्थ के कण भी बिल्कुल उसी भीड़ की तरह हैं। और ये टेबल तीनों अवस्थाओं के बीच के अंतर को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। ध्यान दीजिए, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जो उन्हें एक निश्चित आकार देता है। वहीं दूसरी तरफ गैसों में ये बहुत कमजोर होता है, जिससे वे कहीं भी फैल सकते हैं। बस यही वजह है कि पत्थर अपनी जगह पर रहता है और अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और गैस के इसी व्यवहार को समझाने के लिए यहाँ एक बड़ा ही मजेदार कोट है। ये गैसों की हाई काइनेटिक एनर्जी और उनके फैलने की आदत को एकदम सही तरीके से बताता है। उनका कोई फिक्स्ड आकार या आयतन नहीं होता और वे किसी भी बर्तन को भरने के लिए आजाद होते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। हर कहानी छोटे रिएक्टिव परमाणुओं से शुरू होती है,
ये आपस में जुड़कर स्थिर अणु बनाते हैं और आखिर में इन अणुओं की व्यवस्था और उनकी एनर्जी ये तय करती है कि हम किसी चीज को ठोस, द्रव या गैस के रूप में अनुभव करते हैं। हमारे चारों ओर की दुनिया का एक सुंदर और सिस्टमैटिक निर्माण है ये। और ये हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाता है जो ब्रह्मांड के रहस्यों में और भी गहराई तक जाता है। हमने ठोस, द्रव और गैस को समझ लिया, लेकिन सोचिए अगर एक गैस को और गर्म किया जाए, और गर्म, उसे और ज्यादा एनर्जी दी जाए तो क्या होगा? तब हम पहुंचेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा तक। और यही प्लाज्मा है जो हमारे सूरज और आसमान के करोड़ों तारों को शक्ति देता है ना? कमाल का विचार।